स्वागत है आप सबका टुवर्ड्स डेस्टिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इतिहास के सारगर्भित अध्ययन के लिए आप सब इस चैनल से जुड़े और डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस चैनल से जुड़ने के बाद इतिहास के साथ साथ ह्यूमैनिटीज के अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। उसी सिलसिले में आज हम लोग एक ऐसे सेशन को लेके आए हैं जहां हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं प्रत्येक चैप्टर से, एग्जाम के नीड को ध्यान में रखते हुए उस पर डिस्कशन करने का होगा। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप किसी वनडे एग्जामिनेशन में या फिर सिविल सर्विसेज या फिर कमीशन जिसको बोलते हैं उसके एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हो तो वहाँ एमसीक्यूज आते हैं और वो एमसीक्यूज मतलब इजी लेवल से टफ लेवल तक के होते हैं, जहाँ इंसान पढ़ के तो बहुत कुछ जाता है लेकिन जब ऑप्शंस आते हैं तो सारे ऑप्शन सिमिलर ही दिखते हैं। तो उनको मतलब वो अलग करने में कि कौन सा ऑप्शन, जैसे बोलते हैं ना कि टिक करने का सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेट करना, है ना। एलिमिनेशन में भी एक तरीका है बहुत अच्छा, यदि आपको याद नहीं है तो मतलब कॉन्सेप्ट की मदद से। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपको कैसे एलिमिनेट करना है, क्या कहाँ किस किस तरह के क्वेश्चन पर आपको ध्यान देने हैं, उसका डिस्कशन करने का है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से जो जुड़ा हूँ, ये मेरी प्लेटफॉर्म है टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, और यहाँ इतिहास से भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो भी धीरे धीरे श्रृंखला में आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, इन सारे विषयों की बहुत अच्छी तरीके से बनी बनाई कंटेंट आपको मिलेगी। और ये जो है, जैसे कि आपको पता है कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में सबसे सुप्रसिद्ध सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली एक संस्था है परफेक्शन आईएएस। उसका जो रोल है बच्चों के फ्यूचर को मतलब बिल्ड अप करने में, तो आप बहुत ही सराहनीय रहा है। प्रत्येक मतलब बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की इस संस्था के बारे में, तो जानकारी मिला कि नहीं, ये संस्था वास्तव में क्या है, काबिल तारीफ स्ट्रेटजी है इसकी, अपनी यूनिकनेस है इस संस्था की। तो उन्हीं की मदद से उन्होंने बहुत सपोर्ट करा हमको, और मैं फिलहाल ये उन्हीं के मार्गदर्शन में कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं जिनको मैं डील करने वाला हूँ आपके साथ, है ना, परफेक्शन आईएएस के साथ। ठीक है, तो आइए बिना समय लॉस किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर लूं, है ना। देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कोडदीजी शहर है, कोडदीजी जो जगह मिला है, वह कोडदीजी मिला कहां से है। तो आपको पता है कि सिंधु नदी किनारे ये शहर मिला है। ये कलर नहीं दिख रहा तो थोड़ा मैं इसको बदल देता हूँ। सिंधु नदी किनारे कोडदीजी कहाँ है, सिंधु नदी किनारे, और सिंधु नदी किनारे है ही साथ में सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ है, सिंध प्रांत में स्थित है। और सिंध प्रांत में इन चारों में से आप देखो कौन है जो सिंध प्रांत में है। ऑब्वियस सी बात है, जो सिंध प्रांत में होगा वो ज्यादा नजदीक होगा ही। तो हड़प्पा तो है नहीं, लोथल है नहीं, कालीबंगन तो पता ही है आपको। तो सिंध में कौन है, मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आपको पता है मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता दूं। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की, है ना। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा स्थल है। लोथल भारत में गुजरात में स्थित है, और कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए, आप लोग साथ में ये कर सकते हो कि जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो बिना ऑप्शन टिक करे, मेरे ऑप्शन टिक करने से पहले आप वीडियो को पॉज करो और सोच के खुद आंसर देने की कोशिश करो कि मैंने ये मैं कहाँ तक सही हो पा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग इजी टू हार्ड में चलेंगे। अभी क्वेश्चन काफी सिंपल मिलेंगे आपको, बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरा जो ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चान्होदरो हड़प्पा स्थल है, कोडदीजी आपको पता है, ऊपर डिस्कशन किया हम लोगों ने। सहगौड़ा देसलपुर हड़प्पा स्थल है, और सहगौड़ा हड़प्पा का स्थल नहीं है। अतः करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
सिहगौड़ा। सिहगौड़ा जो है वह हड़प्पा का स्थल नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन कहता है वह है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही एग्जाम के ओरिएंटेड ये क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, अन्नागार। काफी लोग कंफ्यूजन के चक्कर में विशाल स्नानागार तक, विशाल स्नानागार इतना बार उन्होंने सुन रखा है, ग्रेट बात, ताकि उनको हमेशा ध्यान देखिए। और पहला ऑप्शन भी विशाल स्नानागार का है, ताकि बच्चे देखें और फटाक से विशाल स्नानागार को टिक कर दें। तो आपको ये बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नागार, है ना। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन सबसे बड़ी इमारत की जब बात आएगी तो वहां पे अन्नागार हो जाएगा। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। आपको पता है कि सिंधु घाटी का धार्मिक जीवन ये प्रकृति पूजक समाज था। प्रकृति से रिलेटेड यहाँ चीजें, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मातृ देवी हो, इन सब की पूजा बहुत अच्छे से की जाती थी। पशुपति की पूजा की जाती थी। इंद्र और वरुण नहीं, इंद्र और वरुण की पूजा के साक्ष्य इंडस वैली से नहीं मिले हैं। ब्रह्मा की पूजा के साक्ष्य इंडस वैली से नहीं मिले हैं। विष्णु भगवान की पूजा के साक्ष्य इंडस वैली से नहीं मिले हैं। अतः पशुपति, जिसको आज भगवान शिव के रूप में देखा जाता है, उनकी पूजा करने के साक्ष्य इंडस वैली से प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से मिले हैं, तो उनके शिल्प पर उत्कीर्ण किए गए हैं, या फिर बहुत ऐसे ऐसे तरीके के मुद्राएं मिली हैं जहां उस पर पशुपति महादेव योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, उस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करा गया है। अब देखोगे क्या कि मतलब क्वेश्चन जो है वो सिंपल अभी आ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। इतने क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन करा। 5वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आए। यहां देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। आपको पता है तांबा का प्रयोग इन्होंने करा है अपने डेली लाइफ में, चांदी का प्रयोग करा है, लोहा का प्रयोग इन लोगों ने नहीं किया, सोना का प्रयोग किया है। ठीक है। तो लोहा का प्रयोग इंडस वैली में नहीं हुआ है। लोहे के प्रयोग का साक्ष्य सबसे पहले कब मिलेगा, जब वैदिक एज चल रहा होगा। और वैदिक एज में जब हम लोग ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का जो ट्रांजिशन पीरियड होगा वह लोहे के खोज के कारण ही बदल जाएगा। 1000 ईस्वी पूर्व में होगा क्या, 1000 ईस्वी पूर्व में, 1000 बीसीई में, 1000 बीसीई में अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले लोहे का एविडेंस मिलेगा। और वहीं चूंकि वह एज वैदिक एज का होगा, इसलिए उस फेज को जहां लोहा मिलता है वहीं से उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। लोहा मिलने के पहले का काल ऋग्वैदिक काल और उसके बाद का काल उत्तर वैदिक काल। ये आप सबने पढ़ा होगा शायद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोहा। लोहे के एविडेंस यहाँ से नहीं मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। बिल्कुल सही बात है। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन शुरू किया था, कपास का उत्पादन शुरू करा था। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। बिल्कुल गलत। अभी ऊपर हमने डिस्कशन करा कि लोहा से क्या थे, अपरिचित थे। तो लोहा से जब अपरिचित होंगे तो लोहे के औजारों का प्रयोग करने का कोई एविडेंस ही नहीं बनता है, कोई तथ्य नहीं बनती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। और गलत कथन ही तो हमको ढूंढना था। अतः हमारा करेक्ट आंसर इस काल में के लोगों ने लोहे के औजारों का प्रयोग नहीं करा था, यही हो जाएगा। बाकी 2 देखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल देख लें। तो इस काल के लोग तिल सरसों का उत्पादन करते थे। बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा में जूते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा आप ये कोशिश करोगे कि ये जो लास्ट में जो डालता है ना कि सही है, सही नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान रखना है। सही पढ़ के बच्चे सही ढूंढने लग जाते हैं और पहला ऑप्शन सही दिख जाएगा, टिक कर देंगे। नहीं, सही नहीं है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में तो बोला गया है इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमको ऑप्शन क्या ढूंढना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है, लेकिन ये ऑप्शन सही है। इस संस्कृति में वृक्ष पशु पूजा का प्रचलन था। बिल्कुल सही बात है, पूजा था। इस काल के लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्कुल गलत। मंदिरों के एविडेंस इंडस वैली से नहीं मिले हैं। मंदिरों के पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पूजा करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस जिसको एक मंदिर के रूप में देखा जा सकता है, मंदिर के एविडेंस इंडस वैली से नहीं मिले हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अतः ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा और ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना।
इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे, बिल्कुल सही बात है। ये इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए क्या पहनते थे? ताबीज वगैरह। इनको भूत प्रेत जादू टोना पे ठीक ठाक विश्वास था। ये लोग इहलोक और परलोक दोनों में विश्वास करते थे, है ना, लौकिक और अलौकिक दोनों में विश्वास करते थे। अतः ये ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। यहां देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन बहुत सारी संस्कृतियां चल रही थी उस समय, है ना। जैसे बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे आपको नाम पता हो मेसोपोटामिया, और उसके समकालीन सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो क्या बोला है? पहला ऑप्शन है, इनके पास नगर योजना ग्रिड पद्धति। नगर योजना की कौन सी पद्धति थी? इनके पास ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति थी, बिल्कुल सही बात है। ये उनसे अलग करता है इनको, चूंकि मेसोपोटामिया में मतलब नगर नियोजन की इतनी शानदार व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। कहीं मतलब मेसोपोटामिया का ही जिक्र क्यों, बाकी अन्य समकालीन किसी भी सभ्यताओं में इतना सुव्यवस्थित नगर योजना प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, बिल्कुल सही बात है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसके कारण अभी तक इनको पढ़ने में हमको सफलता हाथ नहीं लगी है। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, बहुत उत्तम थी, सर्वोत्तम थी। इसका ड्रेनेज सिस्टम सबसे डेवलप था इंडस वैली का। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव, है ना। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ध्यान देने वाली बात है, असत्य कथन ढूंढने हैं हमको। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। हल के एविडेंस मिले भी हैं, मिट्टी के बनाए गए हलों का प्रयोग किया गया है, दिखाया गया है। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से ही की जाती थी, बिल्कुल गलत। अतः करेक्ट ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे फिर डील करेंगे इसको। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, सही बात है, मिला है। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। अब इस क्वेश्चन पे डिपेंड मतलब डील करें थोड़ा सा, इस ऑप्शन को देखो। इस काल में संपूर्ण सिंचाई, इस वर्ड से हमेशा बचना है बाबू। संपूर्ण, अधिकांश, है ना, इन शब्दों पे बारीकी से ध्यान देने हैं। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहीं, सिंचाई का बहुत कम जो जरिया है ना, वो क्या था? नहर था। संपूर्ण सिंचाई नहीं, क्योंकि नहरों के साक्ष्य अफगानिस्तान में हड़प्पा कालीन स्थल सुर्तुगोई से ही मिला है। बस ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स जो हैं वो बस अफगानिस्तान में स्थित सुर्तुगोई से मिले हैं। इसलिए संपूर्ण सिंचाई कह देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। संपूर्ण सिंचाई नहरों से ही की जाती थी, बिल्कुल गलत है। तालाब, नदी, है ना, नलकूप, ये सब का यूज होता था उन लोगों के साथ, लेकिन सिंचाई के लिए सिर्फ नहर ही थे, ये कहना क्या था? गलत था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस साइड, ठीक है, यहां देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था? आपको पता है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कुछ ऐसे शब्द का यूज किया गया है जो अलग अलग संस्कृतियों से उसके संपर्क को स्थापित करता है, संपर्क को सिद्ध करता है कि हाँ इन जगहों से मेरे संपर्क थे। उसी प्रकार से मेलुहा जो शब्द है वो लोग सिंधु सभ्यता के लिए यूज करते थे। मेलुहा शब्द किसके लिए? सिंधु सभ्यता के लिए, है ना। सिंधु शब्द के लिए क्या यूज करते थे? मेलुहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में, स्क्रिप्ट के संबंध में ध्यान देने वाली बात है। यह वर्णमाला पर आधारित है, बिल्कुल गलत। पहला ही ऑप्शन हमको मिल जाएगा, क्या गलत है, सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ये नंबर। थोड़ा सा आगे भी ध्यान दें, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही बात है। कैसे प्रूफ हुआ कि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? आप सोच के बताएंगे हमको। ये ऑप्शन जो है कि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, कैसे उनको पता चला? जब तक वो चीजों को पढ़ नहीं पाए अभी तक, कैसे ही उन्होंने एज्यूम कर लगा, मतलब कर लिया कि हाँ दाई से बाई ओर ही लिखी जा रही है। देखिए इसका रीजन है, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा तो उस समय नहीं था, जिस चीज भी वो लिखते थे, मान लीजिए कोई सतह है जिसपो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोला कि जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो पहले जगह मतलब इनके बीच में, शब्दों के बीच में गैप ठीक ठाक थे, है ना। धीरे धीरे लास्ट में क्या होने लगे? कंजेस्टेड होने लगे, जिससे अनुमान लगाया गया
कि जो लेखक है जब वो लिखना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छी बनाने के लिए या फिर जिस कारण से भी स्पेस ठीक ठाक छोड़ने लगा है, स्पेस ठीक ठाक छोड़ने लगा है, और लास्ट में जाकर चूंकि उसको तो पूरा लिखना है उसी में, तो क्या करना पड़ा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा संकीर्ण हो गया है वहां पर। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह लिपि कैसी लिखी जाती थी, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इस बात को बहुत ध्यान से रखेंगे। मोहरों पर एक पंक्ति के रूप में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है, बिल्कुल सही बात है। मोहरों पर हम एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ मिला है जिसको बारे में कहा जा रहा है कि या तो उस समय के शासक के नाम होंगे या फिर उससे संबंधित टाइटल वगैरह का यूज किया गया है, और उस पर सांकेतिक चित्र क्यों बनाया गया है, ताकि जो लोग अनपढ़ हैं वह उस चित्र को देखकर समझ पाए कि आखिर एक लोग कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि पढ़ के जो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अनपढ़ लोग हर एक सभ्यता में मौजूद थे, हो सकता है वहां भी मौजूद हो, है ना, उसमें कोई संशय की बात नहीं है, तो उनको भी समझाना है ना उन लोगों को। उनको समझाने के लिए क्या करते थे, कहीं कहीं चित्र बना देते थे ताकि जो वर्ड कलिष्ठ हो उस कलिष्ठ वर्ड को समझने के लिए वो आसानी के साथ चित्र को देखकर रिलेट कर पाए, समझ पाए। ये भी बात क्या हो गई, एकदम सही हो गई। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे लंबा अभिलेख मिला है जिसमें क्या मिला है, 26 चिन्ह मिले हैं। वैसे सिंबल देखिए, एक सबसे लंबा जिसमें लिखा गया है उसमें बोला गया 26 तरह के साइन का यूज किया गया है, 26, लेकिन यदि टोटल साइन कितने हैं इंडस वैली के स्क्रिप्ट में, तो आपको याद रखना है 375 to 400। इतने तरीके के चित्रों का यूज ये लोग करते थे, जो हमारे लिए आज क्या बन चुका है, सिरदर्द बन चुका है। आजकल के इतिहासकारों को, आजकल के विद्वानों को अभी तक ये समझने में बहुत उलझन है कि आखिर इस चित्र का मतलब क्या है, इन स्क्रिप्ट्स के इन साइन का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो यहां तक हमने देखा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता, कोई भी सभ्यता का पतन, किसी भी चीज का पतन किसी एक कारण से संभव नहीं हो सकता है, आपको पता है। तो किसी भी चीज के पतन में बहुत सारे अनेकानेक कारण क्या हो सकते हैं, परिलक्षित हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, उसके जिम्मेदार हो सकते हैं, उसके उत्तरदायी हो सकते हैं। उसी प्रकार इतनी डेवलप सिविलाइजेशन जो आज भी, मतलब आज के समय के लिए भी क्या है, मतलब सराहनीय है, उस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हो जाए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मत मिलता है वो क्या मिलता है, जलवायु परिवर्तन। सबसे ज्यादा इतिहासकार जो है इसी कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है कि जलवायु परिवर्तन से ही क्या रहा होगा, इस सिविलाइजेशन के पतन हो गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा वृक्षों की कटाई हो रही होगी, है ना, नगर, मतलब जलवायु परिवर्तन होने से नगरों की जो बनावट है उसमें बदलाव आए होंगे, लोगों के रहन सहन में बदलाव आए होंगे, जिससे उनके तरह तरीके के चीजों में, मतलब उनके डेली लाइफ, डेली शेड्यूल में भी चेंजेस हुए होंगे, जिसके कारण जो उनके पतन का क्या बना, कारण सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित है। धान्य कोठार कहाँ अवस्थित है, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा मिलता है धान्य कोठार, हड़प्पा में मिलता है कालीबंगा में। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। धान्य कोठार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है, ग्रेनरी जिसको बोलते हैं, हड़प्पा से भी मिला है और कालीबंगन से भी मिला है। अतः हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। सब देखिए, ड्रेनेज सिस्टम तो इंडस वैली की विशिष्ट क्वालिटी थी ही, सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी थी, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा डेवलप जल संचयन प्रणाली कहाँ मिली है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया था। तो कहाँ हो जाएगा ये, धौलावीरा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धौलावीरा से हो जाएगा, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब ये समझ में आएंगे आपको। यहां देखिए 15 नंबर, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करेंगे पहले कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। शैलीगत एकरूपता जो हो चुकी है वो समाप्त हो चुकी है
और शैली में क्या हो चुकी है, विविधता आ गई है ना, अनेकों चेंजेस आ गए हैं। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजार का प्रयोग होता था। बिल्कुल दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आप देखोगे क्या कि मृदभांड जो पहले थे वह एक कलर से नहीं, काले पॉलिशदार मृदभांड तो बनते ही थे, साथ में लाल पॉलिशदार मृदभांड भी बनने लगे, है ना। मन के बनाने के स्टाइल में परिवर्तन होने लगा, यानी कोई भी जो शैली है वह एक समान नहीं रही। अब शैलियों में क्या होने लगे हैं, परिवर्तन आने लगे हैं, उसमें विविधता आने लगी है। अतः ये कथन सही है। और इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजार का प्रयोग तो होता ही था। अतः दोनों कथन क्या है हमारे, सही है। अतः करेक्ट ऑप्शन ए और 2 दोनों हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्या कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है। बाजरे के दाने जो हैं गुजरात में स्थित स्थल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे पता चला कि भेड़, भैंस, बकरी, सुअर पालते हैं। जो जीव पुरातत्वविद हैं उन्होंने जब इन जानवरों के हड्डियों का अध्ययन करा तो उनको पता चला कि जो जानवर जो मिले हैं वहां से उनमें पालतू होने के गुण दिखाई दिए हैं। अतः ये माना जाता है कि ये लोग भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर क्या करते थे, पालते थे, इसको डोमेस्टिकेट करते थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है इस पे कि कोई बस्ती है जो 2 भागों में विभाजित है, एक भाग छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, उसका फाउंडेशन ऊंचा है। दूसरा भाग अधिक बड़ा है लेकिन क्या बनाया गया है, उसका फाउंडेशन नीचे है, वो डाउन मतलब नीचे बनाया गया है। जो भाग छोटा है वो क्या कहलाएगा और जो भाग बड़ा है वो क्या कहलाएगा, इसको कमेंट में आप जवाब देंगे कि जो भाग छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है उसको किस नाम से जानते थे और जो भाग बड़ा है लेकिन नीचे स्थित है उसको क्या किस नाम से जानते थे। यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। खैर, तो बताया गया है कि इस कथन पर विचार करना है, हमको देखना है कि कोई एक ऐसी बस्ती है जो 2 भागों में विभाजित है, एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और दूसरा भाग बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया है, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। एक फिक्स्ड एरिया में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया है, उस पे शहरों को बसाया गया है। उसमें विशाल स्नानागार मिले हैं। कहता है क्वेश्चन आपसे ये डिमांड करने की कोशिश कर रहा है इसमें, देखिए कि उपर्युक्त विशेषताएं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित हैं। यानी शहर नियोजन के बहुत अच्छे ऑथेंटिक मतलब या फिर कहीं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ बसाया गया था। एक भाग, शहरों के 2 भाग होते थे, एक भाग ऊंचाई पर लेकिन छोटा और दूसरा भाग नीचे लेकिन बड़ा, और तीसरा उसमें विशाल स्नानागार मिला है। ये शहर निम्नलिखित, ये जो कथन है तीनों, वो निम्नलिखित चारों में से किस स्थल से जुड़ा हुआ है। तो ये चारों कहां से जुड़ा हुआ है, मोहनजोदड़ो से। यदि ऊपर के दोनों में कंफ्यूजन भी रहे तो विशाल स्नानागार देखते ही आंखें चमक जाएंगी और सीधा ऑप्शन आपका कहां चला आएगा, मोहनजोदड़ो में चला आएगा। आप आसानी के साथ इसको टिक कर सकते हो कि विशाल स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खैर यहाँ देखिए, कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था। बिल्कुल सही बात है। जिसका प्रयोग मन के निर्माण में किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। 12th क्लास की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, उसमें इसमें से अधिकांश चीजें हूबहू वहां देखने को मिल जाएंगी। दैट्स द मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। इसलिए बार बार हमेशा आप टॉपरों के द्वारा, अनेक टीचर्स के द्वारा, किसी न किसी गाइडर के द्वारा आप हमेशा सुनते होंगे। यदि आपका रुझान सिविल में है, यदि आपका रुझान अपने सब्जेक्ट का कोड को मजबूत करने में है, तो प्लीज आप किस पे फोकस करें, एनसीईआरटीज को पढ़ें, एनसीईआरटीज को अन्यथा में ना लें, है ना। तो कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था। ये आपको लाइनिंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं
जो सीधा एनसीईआरटी से टकरा जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पीवाईक्यू नहीं वनडे एग्जामिनेशन, बल्कि बीपीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रिलेट करते हुए मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ये कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर होता था जिसका प्रयोग मनके के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पाई स्थल चान्होदरो शिल्प उत्पादन से संबंधित था। बिल्कुल सही बात है, शिल्प उत्पादन से संबंधित था ही। सेल घड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था। तीनों सही है, अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा 1 और 2 3, तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए, हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? कालीबंगा के संबंध में पूछ रहा है। यहां से अंडाकार कब्र के साक्ष्य मिले हैं, सही बात है। यहां से एक युग्म सावधान के साक्ष्य भी मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक चीज बताएंगे, एक युग्म सावधान के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, 3 युग्म के सावधान कहां से मिले हैं? आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि 3 युग्म जो समाधान है वो कहां से मिले हैं, कहां से मिला है, ये जगह कौन सा है, ये है ना। इसकी खोज एएन घोष ने करी थी, अमलानंद घोष ने करी थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से लकड़ी की बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी ये चारों चीजें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। देखिए, पहला जो है ना, यहाँ से अंडाकार कब्र के साक्ष्य मिले हैं, इस पे थोड़ा अभी भी बहस है, कंट्राडिक्ट मतलब है ये। कहीं कहीं आप बहुत ऑथेंटिक किताब में क्वेश्चन मतलब ये जो स्टेटमेंट है नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी किताबें हैं जहां दी गई हैं वहां कुछ इसको कालीबंगा माना गया है। मैंने बुक का रेफरेंस लिया है, तो बुक के लिए कालीबंगा किया गया है। कुछ कुछ ऐसे ऑनलाइन साइट्स हैं जहां आपको लूथल दिखने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने बुक को ज्यादा तवज्जो दी है, जो बुक में लिखा है वही आपको बताया जाए। तो बुक के लिए अंडाकार कब्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अथवा हमारा कौन सही हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4, यानी चारों कथन इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कालीबंगा घग्गर सुमेलित है, रोपड़ सतलज। रोपड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला स्थल जिसका एक्सकेवेशन किया गया, जिसकी खुदाई स्टार्ट हुई, वो कौन सा था? रोपड़। याद रखेंगे। रंगपुर भादर नदी किनारे। कोटदीजी नहीं, कोटदीजी सादीकोर नदी नहीं थी। कोटदीजी क्या था? सिंधु नदी। पहला ही क्वेश्चन आप याद करिए, कोटदीजी निम्नलिखित में से किसके समीप था? तो मैंने जब क्वेश्चन को डील किया था पहला क्वेश्चन, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि यह सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे। तो सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे, तो ऑब्वियस सी बात है कोटदीजी किस नदी किनारे हो जाएगा? सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। तो सादीकोर क्या हो जाएगा? गलत। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 25 क्वेश्चन है हमारे पास। 21 इस क्वेश्चन को डील करें। देखिए, हड़प्पाई समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही है? ठीक है, इस सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। बिल्कुल दोनों थे, शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, सही बात है। परिवार समाज की मुख्य इकाई थी, बिल्कुल। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, तीनों सही हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है गलत है, सत्य पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं की तुलना में सार्वजनिक भवनों पर अधिक खर्च किए। क्या ये कथन सही लग रहा है आपको? हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं यानी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता की तुलना में सार्वजनिक भवनों पर अधिक खर्च किए। नहीं, अधिक खर्च सार्वजनिक भवनों पर इन्होंने नहीं करा है। नगर निर्माण योजना में हड़प्पाई लोगों ने उपयोगिता की तुलना में सजावट एवं भव्यता पर विशेष ध्यान दिया, बिल्कुल गलत। उपयोगिता की तुलना में सजावट और भव्यता पर विशेष बल नहीं दिए गए हैं, बल्कि उपयोगिता पर ज्यादा बल दिए गए हैं। अतः हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु काल में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नगर था? सिंधु काल में निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नगर था? लोथल भी बंदरगाह नगर था, बालाकोट भी बंदरगाह नगर था, सुतकांगेडोर भी बंदरगाह था और भगतराव भी बंदरगाह मतलब
बंदरगाह नगर था। अब आप एक चीज समझिए कि चारों क्या हैं, बंदरगाह हैं। हमारा ऑप्शन कहाँ ढूंढना है, केवल एक और तीन, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4। अतः करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर 1 2 3 4। याद रखेंगे, सबसे प्रमुख हम नाम जो याद रखते हैं वो है लोथल और सूतकांगेडोर का, लेकिन बालाकोट और भगत राव भी क्या है, बंदरगाह नगर ही है ना। अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ना पहला ही 1 एंड 3, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा याद कर रहा था लोथल और सूतकांगेडोर, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 और 4। आइए 23 हो गया, 24 एंड 25, बस लास्ट दो क्वेश्चंस हैं। देखो, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाणूदरो नगर में दोहरी किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, नहीं मिले हैं। सैंधव सभ्यता के प्रत्येक घरों में कुएं के साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक घर गलत हो जाएगा, प्रत्येक घर में नहीं मिले, अधिकांश घरों में मिले, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोथल से प्राप्त अन्नागार लकड़ी से निर्मित था, बिल्कुल सही। अतः हमारा कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा, केवल 3। लोथल से प्राप्त अन्नागार लकड़ी से निर्मित है, अतः केवल ऑप्शन क्या है, 3 सही है। ऊपर दोनों क्या है, गलत है। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति की मुद्रा पर अंकित है। पशुपति की मुद्रा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उस पर निम्नलिखित में से कौन कौन पशु अंकित हैं। व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, बिल्कुल सही बात। पहला ही ऑप्शन सही दिख गया हमको, व्याघ्र भी है, हाथी भी है, गैंडा भी है और भैंसा भी है, सिंह, हाथी। बाकी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा, सही है कि व्याघ्र भी मौजूद था, हाथी, गेंडा और भैंसा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस जो है ये इंडस वैली से रिलेटेड हैं, और इंडस वैली से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस में अभी तक हम लोगों ने बेसिकली कितना क्वेश्चन करा है, 25। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1। इसके बाद जो होंगे उसमें पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम हम लोग 150 से 200 ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जो इसकी चांसेस ज्यादा बनती हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो आप सब समर्थन दिखाएं, आप लोग साथ दें, है ना। हम लोग और हमारी टीम जो है हमेशा आप लोगों के साथ रहे। किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा हो, कोई आपको सजेशंस देने हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।